वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम क्या चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा इससे पहले 2 लेक्चर हमारे अपलोडेड हो चुके हैं। 2 लेक्चर आपकी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं रात 9 बजे। उसी श्रृंखला में मैं आज हाजिर हूँ आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस BA फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग और न्यू शिक्षा नीति के तहत आपके समक्ष तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो कि हमने खुद अपने हिसाब से डिवाइड किया है अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। मतलब जो कैटेगराइजेशन मेरा होगा वह मतलब कि मैं जितने वीडियो को मतलब जितने चीज़ों को मैं अब जो है एक चैप्टर में समेट सकूंगा उसको समेट मतलब एक वीडियो में समेट सकूंगा उसको समेटूंगा, बाकी को मैं चैप्टर अगले में जो है फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब मेरे पढ़ाने का कुछ तरीका ऐसा होगा कि मैं अपने हिसाब से चैप्टर कैटेगराइजेशन करूँगा, मतलब उसको बांटूंगा। उसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले राजनीति शास्त्र के अर्थ को समझा, परिभाषा को समझा, उसके महत्व को समझा। उसके बाद में हमने क्या समझा, राजनीति शास्त्र के एक प्रकार से विषय क्षेत्र को समझ लिया, यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझा, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझा। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम क्या समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज की वीडियो के अंतर्गत क्या समझेंगे, जो है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र की प्रकृति। ये क्या राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है या फिर यह एक विज्ञान नहीं है। इस संदर्भ में जो है विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। उन मतभेदों को समझेंगे, कौन कौन से विद्वान राजनीति शास्त्र को पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं और कौन से व्यक्ति विज्ञान नहीं मानते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान है या नहीं है। तो एक बार में हम क्या समझेंगे, एक ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो क्या कहेंगे कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, और दूसरा मुद्दा ये होगा कि जो राजनीति शास्त्र जो है विज्ञान है उस मुद्दे पर हम चर्चा कर लेंगे। मतलब पहले हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान आखिरकार राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं है या विज्ञान क्यों नहीं है, इसको बताएंगे। उसके मतलब कि उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे कि आखिरकार हम राजनीति विज्ञान को या फिर राजनीति शास्त्र को हम मतलब विज्ञान कहते हैं तो आखिरकार उसको क्यों कहते हैं, क्या वह विज्ञान है। तो विज्ञान होने के भी तथ्य हम देंगे आपको और विज्ञान नहीं होने के भी तथ्य देंगे, और आपको यही तथ्य एग्जाम्स में देने पड़ेंगे, तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो उस श्रृंखला में हम समझ लेते हैं। ठीक, अब आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा को देखते हैं कि आखिरकार विज्ञान किसे कहते हैं। समझिए इसको, प्रोफेसर हर्नसा या फिर अन्य विद्वानों ने विज्ञान की परिभाषा दी है। हालांकि यहाँ पर समझेंगे जो है विज्ञान, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपके सामने दिखाई पड़ा होगा, विजुअल हो पा रहा होगा, BA फर्स्ट सेमेस्टर। और यहाँ पर आप जो है फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं, जो जिस व्यक्तियों में फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर वाले उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर का पेपर 1 बोल सकते हैं, ठीक, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस ऐसा नहीं कि केवल सेमेस्टर वालों के लिए है। और जिसका नाम क्या है, पेपर का नाम है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी पेपर का नाम है। चैप्टर वैसे आपका एक ही या फिर दूसरा चैप्टर होना चाहिए, लेकिन चैप्टर मेरे हिसाब से ये 3 होगा आपका, चूँकि तीसरा लेक्चर आज का है। और उसके अंतर्गत चैप्टर 3 जो है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं चैप्टर लिख देता हूँ आपके सामने, चैप्टर आपके सामने लिख देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात हो रही, पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जो है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। क्या समझेंगे, राजनीति विज्ञान की प्रकृति अर्थात NATURE, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम चर्चा कर लेंगे, विधिवत रूप से इसके बारे में बताएंगे। तो पहले कुछ तथ्य हमारे होंगे कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, उसके बाद में राजनीति शास्त्र विज्ञान है। तो इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक लास्ट डिसीजन होगा, तो और कौन कौन से विद्वान मानते हैं कि विज्ञान है और कौन से मानते हैं नहीं है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना यह होगा कि आखिरकार जो है विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सुसंगठित
सुव्यवस्थित एवं जिसमें क्रमबद्धता हो या फिर क्रमबद्ध कोई ज्ञान हो, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसी फंडे को हम अपनाएंगे और इसी को हम चर्चा कर लेंगे, ठीक। हालांकि और भी विद्वानों ने विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे हरनसा महोदय हो गए या अन्य विद्वान, लेकिन विज्ञान की परिभाषा आपसे एग्जाम से नहीं पूछी जाएगी ना, तो विज्ञान की परिभाषा आपको वहाँ पर लिख के आना है। क्योंकि आप ये परिभाषा याद रखिएगा, सीधे सीधे ही लिखिएगा, क्योंकि विज्ञान में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अगर विज्ञान में हम सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता से जो है अध्ययन करते हैं, इसके तहत या फिर इस परिभाषा को मद्देनजर हम राजनीतिक शास्त्र की जो है प्रकृति को समझने के लिए एक प्रकार से जो सक्षम होते हैं और समझने के लिए हमको सहायता मिलती है इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में। तो ये परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा और मैं उसके बाद में इसकी प्रकृति को समझता हूँ, ठीक। तो हम थोड़ा सा आपको और भी मुद्दा समझाना चाहते हैं कि आखिरकार विज्ञान के लिए किस मतलब कि हम किसके आधार पर जो है किसी भी शास्त्र को या फिर किसी भी विषय वस्तु को विज्ञान कहते हैं। तो उस श्रृंखला में यहाँ पर आप देखेंगे, उसी श्रृंखला में आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। क्या प्रस्तुत है मेरे भाई, उसको देख लीजिए आप सभी लोग। क्या प्रस्तुत है आपके सामने, ये देखेंगे। सबसे पहली बात कि किस आधार पर आप लिखेंगे कि जो है हम इन आधारों पर राजनीति विज्ञान को, हम इन आधारों पर राजनीति विज्ञान को जो है विज्ञान मानते हैं। फिर किसी भी विषय को विज्ञान कहने से पहले या किसी भी विषय को हमको विज्ञान कहना है तो उसको कहने में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत क्रमबद्ध ज्ञान होगा, जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 5 चीज़ें हों, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वह वैज्ञानिक विषय। पहली बात क्या, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी विषय में क्रमबद्धता के साथ अध्ययन हो रहा है, क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति हमको हो रही है, तो ऐसे शास्त्र या ऐसे विज्ञान को हम क्या कहेंगे, ऐसे शास्त्र या ऐसे विज्ञान को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट बात क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, सार्वभौम होना चाहिए। सार्वभौम मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल होनी चाहिए। जो बातें हैं वह सार्वभौमिक होनी चाहिए, तथ्य सही होने चाहिए, ठीक। तो वो होगा सार्वभौम होना चाहिए। सर्वमान्य भी होना चाहिए, लोग उससे माने, मतलब कि सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वमान्य चीज़ें होनी चाहिए उसमें जो कि सभी के द्वारा मान्य हो। तो ऐसी चीज़ अगर उसमें है, ऐसे ज्ञान है, तो उसको हम विज्ञान बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, निश्चित सिद्धांत होने चाहिए उसके, उस विज्ञान के या फिर उस शास्त्र के या उस विषय के निश्चित सिद्धांत होंगे। जिस भी विषय के निश्चित सिद्धांत, सर्वमान्य, सार्वभौम में ये सब चीज़ें होंगी, क्रमबद्ध ज्ञान होगा, उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये सारी बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, एक आध दो का अगर मिसिंग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी कुछ बातें तो होनी चाहिए। लगभग 5 है तो 4 बातें अगर हैं तो उसको हम विज्ञान मान लेंगे, ठीक। अगली बातें क्या है, निरंतर विकास होना चाहिए। क्या, निरंतर विकास भी होना चाहिए। किसका, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो जैसे पॉलिटिकल साइंस है या फिर कोई विषय वस्तु है, तो चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके नियमों का विकास भी होता रहा है, समय समय पर उसमें चेंजमेंट होते हैं। आप संविधान के उदाहरण देख सकते हैं कि संविधान में लगातार क्या होता है, धीरे धीरे उसमें संविधान के नियमों में या संविधान की धाराओं में, संविधान के अनुच्छेदों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया। उदाहरण स्वरूप में भारतीय संविधान को देखिए, वो समय जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे हमारे भारतीय संविधान में, 395 अनुच्छेद थे। उसमें काखा काखा करके इतनी वृद्धि हो चुकी है कि आज लगभग 460 से ऊपर, लगभग 460 प्लस जो है संविधान में जो है अनुच्छेदों की संख्या हो चुकी है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, इसका लगातार विकास हो रहा है। जैसे जैसे जो नियम, मतलब कि जो क्रमबद्ध तरीके से नियम बदलते चले जा रहे हैं, तो हम समझेंगे आगे चल करके अभी इसको, ठीक। तो यहाँ पर निरंतर विकास भी होना चाहिए विषय का। उसके बाद में प्रयोगशाला, अर्थात कोई भी जो नियम हो या फिर जो चीज़ें उसमें मतलब चल रहे हों, उन नियमों को एक प्रकार से प्रैक्टिकल करने के लिए, उन नियमों को जांचने के लिए, परखने के लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए। उन नियमों को जांचने और परखने के लिए क्या होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए। तो वो प्रयोगशाला जो है जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत होती है, यानी कि विषय वस्तु में प्रयोगशाला का होना अति अनिवार्य है। तो जिस भी विषय वस्तु में प्रयोगशाला होगी उसको हम क्या कहेंगे, विज्ञान मान लेंगे। नेक्स्ट बात क्या है कि परिणाम या फिर भविष्यवाणी, ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि भविष्य में होने वाली चीज़ों का एक प्रकार से भविष्यवाणी कर देती हो, उसके बारे में बता देती हो, मतलब कि परिणाम बता दो कि हाँ आगे परिणाम क्या होगा उसका, जो भी चीज़ें उसके परिणाम पर अगर चर्चा कर दे तो वह शास्त्र, वह शास्त्र या फिर वह विज्ञान
या फिर वह विषय वस्तु क्या कहलाएगी, विज्ञान कहलाएगी निश्चित तौर पर। तो ये 5 कैटेगरी होनी चाहिए, ये 5 चीज़ें जिस भी विषय के अंतर्गत हैं उसको हम विज्ञान मान लेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर इन 5 चीज़ों पर राजनीति विज्ञान खरा उतरता है तो उसको हम विज्ञान बोलेंगे, अगर नहीं उतरता तो उसको हम नहीं बोलेंगे। तो किन किन मुद्दों को अभी हम देख लेते हैं। आखिरकार सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीति विज्ञान आखिरकार मतलब राजनीति विज्ञान अर्थात राजनीति शास्त्र जो है विज्ञान नहीं है। तो अगर आखिरकार अगर नहीं है तो किन मुद्दों का सहारा लेकर के हम यह कह सकते हैं कि वह नहीं है। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो है ये क्यों जो है विद्वानों ने बताया, और उन विद्वानों में 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है। उनमें जो है एक तो मेटलैंड का नाम आता है, और दूसरा बकील का, और तीसरा अगस्त कॉम्ट का। ये 3 ऐसे जो है प्रकार से थिंकर्स रहे हैं, विचारक रहे हैं, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है। और किन तथ्यों के आधार पर मना किया, वो तथ्य आपके सामने लिखे हुए हैं। अब उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बातचीत बिल्कुल भी ना करो, बातचीत बिल्कुल भी ना करो। मैं बार बार क्लास में ही बोलता हूँ, बातचीत ना करो, क्लास पे फोकस कर लो। आज अगर आप पढ़ लोगे तो कल को आपको बात करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट अभी आप क्लास पर ध्यान दीजिए। तो आइए हम बात कर लेते हैं आखिरकार राजनीति विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत। राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। यहाँ पर समझें, राजनीति शास्त्र क्या नहीं है, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। ओके, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको देखेंगे। इसमें बकील, मेटलैंड और अगस्त कॉम्टे इसको नहीं मानते कि ये नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 व्यक्ति। इन 3 व्यक्तियों का नाम आपसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इन में से कौन से जो है विचारक या कौन से विद्वान राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानने में से नहीं हैं या फिर मानने में से हैं। तो अगर नहीं है पूछेगा तो उसमें एक नाम आपको दे देगा कोई और, ठीक, जिसमें आप तो 3 नाम याद रखिएगा, बकील, मेटलैंड और अगस्त कॉम्टे। ओके, जो कि नहीं मानते हैं। अब ऐसे समझते सबसे पहले बकील ने क्या कहा। बकील कहते हैं कि हम इसको इसलिए जो है राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पिछड़ी कलाएं हैं, मतलब ये पिछड़ी कलाओं में से कहते हैं राजनीति शास्त्र के संबंध में। ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति शास्त्र विज्ञान होने से बहुत दूर ही है ही। मतलब इन्होंने कहा पहला मुद्दा कि राजनीति शास्त्र जो है वह विज्ञान होने की से बहुत दूर है, मतलब विज्ञान होने से क्या है, बहुत दूर है। और इन्होंने क्या कहा, वहीं सबसे इन्होंने कहा, मतलब वो तो दूर है ही, वो तो छोड़ो चलिए, कि राजनीति शास्त्र जो है वह विज्ञान होने से बहुत दूर है, उसमें कोई संभावना है। चूँकि इसमें क्या है, इसमें सार्वभौमिकता की कमी है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें प्रयोगशाला की भी कहीं ना कहीं पे आपको कमी महसूस होगी, और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो प्रयोगशाला के साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो मैं बताना चाहूँ अगर तो लगभग इसमें आप देखेंगे तो जो है उसमें जो है क्रमागत का भी एक प्रकार से क्रमबद्धता का भी एक प्रकार से इसमें जो है अभाव रहा है, कमी रही, क्रमबद्धता की कमी है। यह सुनिश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हाँ फलाने व्यक्ति किस समय कौन सा कार्य करेगा, अभी हम इसको समझ लेंगे। तो इसी में से इन्होंने बताया कि सबसे अधिक पिछड़ी जो कलाएं हैं उन कलाओं में से एक होता है। अब कलाओं का मतलब यहाँ पर क्या है, वो कला नहीं, इस कला का मतलब यहाँ पर है यानी आर्ट सब्जेक्ट जो है ना। तो आर्ट सब्जेक्ट, बहुत सारे आर्ट सब्जेक्ट हैं, उन आर्ट सब्जेक्ट में सबसे पिछड़ी हुई कला जो है उनमें से एक है। मतलब सबसे जो पिछड़ी हुई आर्ट सब्जेक्ट हैं उन आर्ट सब्जेक्ट्स जो आर्ट साइड और साइंस साइड आप पढ़ते थे पहले, तो उसी आर्ट सब्जेक्ट में से ये राजनीति शास्त्र भी है। तो राजनीति शास्त्र जो है उसको सबसे पिछड़ी जो है आर्ट सब्जेक्ट में से एक बताया किसने, बकील महोदय ने। तो बकील महोदय ने क्या कहा, ये पॉइंट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति शास्त्र विज्ञान होने से बहुत दूर है। यह कथन किसका है, तो किसका है, बकील का है। साथ ही साथ आपसे पूछे कि जो है राजनीति शास्त्र की जो है परिभाषा देते हुए, राजनीति शास्त्र के विषय में बताते हुए किसने कहा कि राजनीति शास्त्र जो है पिछड़ी कलाओं में से एक है, सबसे अधिक पिछड़ी कलाओं में से एक है। किसने कहा, तो बकील महोदय ने कहा। ठीक, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है आपके मेटलैंड। मेटलैंड क्या कहते हैं, इसको देखिए भाई, मेटलैंड क्या कहता है। तो मेटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत
जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत, मतलब राजनीति विज्ञान को एक शीर्षक मान लो कि एक विषय का शीर्षक है, तो राजनीति विज्ञान जब एक शीर्षक होता है, जब उसके अंतर्गत कुछ परीक्षा प्रश्नों को मैं देखता हूँ, कौन कहता है, मेटलैंड कहता है कि जब मैं राजनीति विज्ञान को शीर्षक मान करके उसके अंतर्गत कुछ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर क्या होता है, पश्चाताप होता है कि इन प्रश्नों का शीर्षक या जो राजनीति शास्त्र दिया गया है वो उचित नहीं है, मतलब राजनीति विज्ञान जो दिया गया है वो उचित नहीं है। राजनीति विज्ञान जो इसका शीर्षक दिया गया है वह उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि उसके जो प्रश्न जो है कुछ परीक्षा प्रश्न है, उनको जब वो देखता है मेटलैंड, तो ये इन बातों को कहता है। तो एग्जाम से बस इतना सा आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत कुछ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर पश्चाताप होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेटलैंड का है। आप बस इतना बताना है, ठीक। और अगर आप जो है लिखित टाइप की परीक्षा दे रहे हैं तो आप आसानी से इन दोनों मुद्दों को लिखेंगे कि राजनीति शास्त्र इसीलिए विज्ञान नहीं है, मतलब चूंकि दो विद्वान यानी बकिल और मेटलैंड की दो परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी परिभाषा जो कि परिभाषा ने तीसरी जो चीज़ें बताई हैं इन्होंने, उनका क्या नाम है, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे वाली चीज़ें भी याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र की पद्धतियों, सिद्धांतों और परिणामों में संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। मतलब इनके जो कुछ मतलब पद्धतियां हैं और कुछ सिद्धांत जो इसके हैं और परिणाम जो हैं इसमें है या फिर सही है परिणाम या फिर नहीं है सही परिणाम दे सकता है, या सिद्धांत इसके कैसे हैं, तो उसको लेकर के विद्वान एक मत नहीं है। तो इस तरीके से यह भी एक प्रकार, जब एक मत नहीं है तो हमने पहले शुरुआत में आपको बताए थे 5 तथ्य बताए थे, तो उसमें एक सर्वमान्य भी तथ्य हमने बताया था। और जब सर्वमान्य नहीं है तो एक प्रकार से विज्ञान भी नहीं है। तो इस बात से अगस्त कॉम्टे निकाल देते हैं। दूसरी बात अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि इसमें क्रमागति विकास की कमी है या अभाव है। तो क्रमागति विकास का मतलब कि क्रमबद्धता का भी अभाव है। हमने बताया था विज्ञान की परिभाषा देते हुए थे कि विज्ञान की परिभाषा देते हुए हमने आपको बताया था कि विज्ञान वही विषय होता है या फिर उसी विषय को हम विज्ञान कहते हैं जो विषय क्या हो, क्रमबद्धता पर आधारित होता है। तो ऐसी स्थिति में यह क्रमबद्ध भी नहीं है। नेक्स्ट है, इसकी सुनिश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसकी सुनिश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यहाँ भी अगस्त कॉम्टे बताते हैं। भविष्यवाणी करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम बता दें कि हाँ अमुक व्यक्ति, मतलब कि कोई व्यक्ति से राम है या फिर मोहन है, तो मोहन 3 साल के बाद में जो है ऐसे विचार देगा या फिर ऐसे विचार करेगा। तो यह भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति क्या चीज़ें करेगा आज के 10 साल बाद या आज के 2 साल के बाद में। हो सकता है चूँकि मनुष्य जो होता है उसकी अनंत इच्छाएं होती हैं और मनुष्य जो होता है अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है, तो अपनी अपनी तरह तरह की इच्छाएं अलग अलग तरीके से करता है। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ यही नियम आगे चल करके कल को यही नियम बनेगा, परसों को यही नियम बनेगा। मतलब हम आज ये नहीं बता सकते कि हाँ आगे चल करके इन चीज़ों में संशोधन होगा या फिर इस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है। तो ऐसे विचार हम नहीं दे सकते, इसलिए खारिज हो जाता है कि राजनीति शास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। तो चूंकि राजनीति शास्त्र, मैं आपको बता दूं, राजनीति शास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। ठीक, क्या है, अपूर्ण विज्ञान है। चूंकि उसमें कुछ जो है तथ्य तो मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की इसमें कमी है जो कि इसको राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार कर देती है। उनमें बात की जाए तो उनमें मुख्य रूप से आप देखेंगे, सबसे पहली बात अगर मैं बताना चाहूँ आपको, इन्हीं में से देख लीजिए, इन्हीं विद्वानों ने बताया। सबसे पहली बात कि राजनीति शास्त्र में क्या है, राजनीति शास्त्र में क्रमबद्धता का क्या है, अभाव है। क्रमबद्धता का अभाव एक प्रकार से बात की जाए, और साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत और भी तमाम चीज़ों की कमी आप देख सकते हैं। राजनीति शास्त्र में सार्वमान्य सार्वभौमिक निश्चित सिद्धांतों का क्या है, अभाव है। निश्चित सिद्धांतों का क्या है, अभाव है। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे बात की जाए जो है भौतिक शास्त्र में आप देखते हैं, भौतिक विज्ञान में आपने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में आपने देखा होगा कि हर एक जो वस्तु होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हर एक वस्तु को खींचती है। तो यह एक सार्वभौम नियम है, ये हमेशा चलता रहेगा। या फिर आप देखेंगे, चाहे गणित के साथ की बात की, गणित विज्ञान की बात की जाए, तो वहाँ पर 2 और +2 बराबर 4 होता है। 2 और 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। अब इसमें ऐसा कोई फैक्चुअल नहीं है कि हाँ ये सिद्धांत और सिद्धांत मिला करके यही चीज़ सिद्धांत बनेगा, या फिर 2 साल के बाद में। तो एक तो ये होगा कि ये सार्वभौम में नहीं है, यानी कि सार्वभौम में नहीं है। सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल नहीं कि हमेशा सत्य कोई बातें इसकी नहीं रहेंगी। क्योंकि गणित शास्त्र का नियम सत्य है कि 2 और 2 4 होगा और हमेशा 4 होगा। जबकि राजनीतिक शास्त्र हो सकता है किसी स्थान पर कोई दूसरा चीज़ हो और किसी स्थान पर कोई दूसरा चीज़ हो, लेकिन विदेशों में भी 2 और 2 4 होता है और इंडिया में भी 2 और 2 4 होता है। ठीक, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस होता है इसके विचार जो होते हैं कहीं पर अलग होते हैं, कहीं पर अलग होते हैं, किसी क्षेत्र में अलग नियम होते हैं, किसी क्षेत्र में अलग, किसी देश का अलग संविधान, किसी देश का अलग संविधान होता है। तो इस दृष्टि से पहला मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये तो सार्वभौम नहीं है।
दूसरा मुद्दा यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्रमबद्धता का क्या है, अभाव है। क्रमबद्धता का क्या है, क्रमबद्धता का अभाव है। अब सीधे सीधे अपने हिसाब से अतः हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, क्रमबद्धता का अभाव है। क्रमबद्धता का अभाव है इसमें, ठीक। साथ ही साथ आप बदल सकते हैं क्या, तीसरी बात यह बदल सकते हैं कि इसमें जो इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी से तात्पर्य क्या है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी किस तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भविष्यवाणी की, जैसे कि आज बात करो, हमने बताया कि आज कल जो मोहन जो होगा वो परसों ये विचार उसके मन में उत्पन्न होगा। या फिर वो पॉलिटिकल साइंस का जो एक प्रकार से जो अनुच्छेद है, मतलब ये मान लेते हैं सब भारतीय संविधान का में 460 जो अनुच्छेद हैं, आज के 1 साल के बाद में उसमें 500 अनुच्छेद हो जाएंगे। या फिर उसमें जो है उसके अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें से 2-3 कम हो जाएगा। क्या ऐसी बातों को मैं बता सकता हूँ कि आज के 1-2 साल बाद क्या होगा, क्या एग्जैक्ट वही होगा, नहीं हो सकता ना। क्योंकि हो सकता है उस समय की स्थितियाँ कुछ और हों, जबकि अन्य विज्ञान जो होते हैं, जो कि पूर्ण विज्ञान है, वो बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी। यहाँ पर इस चीज़ से नकार दिया जाता है। और भी इसमें प्रयोगशाला का भी अभाव आप देख सकते हैं। किसका, प्रयोगशाला का भी अभाव आप देख सकते हैं। और भी कई चीज़ों का इसमें अभाव आप देख सकते हो कि प्रयोगशाला का अभाव देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्रमबद्ध ज्ञान तो हमने आपको बता ही दिया। तो तमाम प्रकार की चीज़ों का अभाव इसमें आप देख सकते हो कि प्रयोगशाला का अभाव हमने आपको बताया पहले ही। क्या, प्रयोगशाला का अभाव, प्रयोगशाला का अभाव यानी प्रयोगशाला की कमी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आगे चल कर के बाद में कि हाँ, इन समस्त विद्वानों को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान हम इसलिए नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें पूर्ण विज्ञान इसलिए नहीं मान सकते, आप ये शब्द लगा दीजिए, पूर्ण विज्ञान इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उसमें सार्वभौमिक या सार्वभौम या फिर सार्वमान्य तथ्यों का संकलन नहीं है, उसकी कमी है। साथ ही साथ क्रमबद्धता का भी अभाव है। भविष्यवाणी जो है इसके सिद्धांतों की नहीं की जा सकती, राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है प्रयोगशाला की, इसमें कमी भी है, जिसमें करके हम सिद्धांतों को एक प्रकार से जांच परख सके और उसका जो है मूल्यांकन कर सके। तो इस स्थिति में आपने देखा कि राजनीति शास्त्र क्या नहीं है, एक विज्ञान नहीं। मतलब इन 3-4 विद्वानों ने माना और भी लोगों ने माना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विद्वान जो कि लगातार राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान कहने पर मजबूर कर देते हैं हमको। ठीक, आइए हम चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में भी। इसको एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि एक प्रकार से कैसे हैं कि वो बताएंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। तो आइए हम उन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार राजनीति शास्त्र किन किन मुद्दों पर और किन किन बातों को लेकर के हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है एक, मतलब राजनीति शास्त्र जो है एक विज्ञान है। तो ये बात कर लेते हैं राजनीति शास्त्र किन किन अर्थों में क्या है भाई, राजनीति शास्त्र जो है एक विज्ञान है। इसमें आप देखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा आप जो पिछली बातें हमने बताई हैं उनमें थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग बातें होंगी जो कि सिद्ध कर देंगी कि हाँ विज्ञान है। अब लास्ट में हम निष्कर्ष बताएंगे कि आखिरकार राजनीति शास्त्र क्या है, एक विज्ञान है या फिर एक प्रकार से विज्ञान नहीं है। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा क्या कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान कौन कौन मानते हैं। उनमें अरस्तु का नाम पहले आता है, उसके अंदर बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, सिजबिक, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, बर्गेस, बिलोवी और साथ ही साथ फ्रेडरिक पोलक भी मान लेते हैं, और जॉर्ज बर्नार्ड शो, ये सभी लोग भी मानते हैं कि हाँ राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति शास्त्र जो है वह एक प्रकार से विज्ञान है, मतलब साइंस विषय है। ठीक, अब पहला मुद्दा क्या इसको साइंस बनाता है, विज्ञान बनाता है, उसको समझते हैं। पहली चीज़ तो ये कि राजनीति शास्त्र विज्ञान की परिभाषा में खरा उतरता है। अब जो विज्ञान की परिभाषा हमने बताई थी, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, तो उस परिभाषा पर यह विज्ञान खरा उतरता है। उसमें सुसंगठित चीज़ें होती हैं, क्रमबद्धता पर भी आधारित होती हैं, लेकिन उतनी क्रमबद्धता पर नहीं होती जितनी कि आप समझ सकते हैं। तो क्रमबद्धता पर आधारित होती हैं, लेकिन जितना एक पूर्ण विज्ञान में क्रमबद्धता होती है उतनी पर क्रमबद्धता नहीं होती। फिर भी एक वैज्ञानिक तरीके से इसमें क्रमबद्ध तरीका आप देखेंगे, क्रमबद्धता मिलेगी, तो ऐसा नकार नहीं सकते। क्रमबद्धता की कमी चूँकि इसमें थोड़ी बहुत पाई जाती है, मतलब क्रमबद्धता का अभाव अरस्तु ने बताया, लेकिन उतनी कमी नहीं जितनी अरस्तु ने बता दिया था। ठीक, तो यहाँ पर इसमें क्रमबद्धता की कमी जो है, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत है, बट विज्ञान की परिभाषा के हिसाब से उसमें वो क्रमबद्धता भी संपूर्णता को प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं पे ये विज्ञान, मतलब पूर्ण विज्ञानों की तरह जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र या फिर रसायन शास्त्र या फिर गणित शास्त्र
तो जिस प्रकार से वो गणित विज्ञान या फिर जो है ये सब जो है जिस प्रकार से जो पूर्ण विज्ञान होते हैं उनमें क्रमबद्धता होती है, उस प्रकार से राजनीति शास्त्र में क्रमबद्धता नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक परिवेश में या फिर वैज्ञानिक परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए या उसको देखते हुए हम यहाँ कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है, एक विज्ञान है जो कि उसमें कुछ मात्रा में क्रमबद्धता जो है नहीं पाई जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता मतलब पाई जाती है, 80% क्रमबद्धता होती है, 20% लगभग नहीं होती है, तो उसको हम मान सकते हैं कि हाँ होती है। तो इस स्थिति में राजनीति विज्ञान जो होती परिभाषा में खरा उतरता है, जो कि इसमें सुव्यवस्थित जो है संगठित ढंग से ज्ञान को हम जो है विद्वानों के अनुसार पाते हैं और उसको हम जो है परिवर्तन के हिसाब से, मतलब जिस प्रकार समाज में परिवर्तन होता है उसी के हिसाब से हम परिवर्तित भी करते जाते हैं। तो पहला जो है परिप्रेक्ष्य आपके समझ में आ गया। दूसरा मुद्दा इसमें यह है भाई मेरे प्यारे दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांतों में स्थिरता एवं एक रूपता पाई जाती है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं इनमें स्थिरता भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि इसके जो सिद्धांत होते हैं वह अस्थिर होते हैं, हमेशा इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें जो है अस्थिर सिद्धांत भी होते हैं। अस्थिर सिद्धांतों की इसमें क्या प्रचुरता होती है और अधिक मात्रा में आप देखेंगे। मतलब कि राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं, पॉलिटिकल जो थ्योरीज होती हैं, वह पॉलिटिकल थ्योरीज में स्थिरता होती है, मतलब वह स्थिर रहते हैं। स्थिर का मतलब ये होता है कि वो सिद्धांत जो आज के 10 साल पहले दिए गए या फिर 20 साल पहले दिए गए वो कहीं ना कहीं पे आज के लिए भी कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में मान्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। तो राजनीतिक सिद्धांतों में स्थिरता और एक रूपता पाई जाती है कि कुछ सिद्धांत जो होते हैं मतलब सब जगह पर एक ही होते हैं, लगभग अधिकतर देशों में एक ही होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि जिनमें एक रूपता पाई जाती है अन्य अन्य राज्यों में, अन्य देशों में भी। ठीक, तो यह बात भी देखेंगे, लेकिन उतनी नहीं पाई जाती जितने कि हर एक पूर्ण विज्ञानों में पाई जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अभी बाद में हम आपको बताएंगे कि इसको हम अपूर्ण विज्ञान कहते हैं। अभी लास्ट में और भी हम चर्चा करेंगे निष्कर्ष में। तीसरा मुद्दा क्या हो जाएगा कि राजनीति शास्त्र क्या, राजनीति शास्त्र निरंतर विकास पर आधारित है। क्या, राजनीति शास्त्र जो है आपका वह निरंतर विकास पर आधारित है। मतलब इसमें निरंतर विकास होता रहता है। निरंतर मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार इसमें विकास क्यों होता है आप देखते होंगे। इसे संविधान की बात कर लो या इसके सिद्धांतों की बात कर लो, अलग अलग समय पर अलग अलग नियम कायदे आते रहते हैं, विद्वानों के द्वारा दिए जाते रहते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे जिसमें निरंतर विकास हो या फिर निरंतर जो है चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनको हम ग्रहण कर लेने, एब्जॉर्व कर लेने, इसका मतलब कि हाँ वो वैज्ञानिक है। और ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि वैज्ञानिक होता है वही इन चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, मतलब वही निरंतर विकास पर आधारित होगा। जो हमने पहले आपको शुरुआत में 5 तथ्य बताए थे विज्ञान की परिभाषा को लेकर के, कि जो ऐसे तथ्य जिन भी विज्ञान में शामिल, जिस भी शास्त्र में शामिल होंगे या फिर जिस भी विषय में शामिल होंगे उसको हम विज्ञान कहेंगे। तो उसमें राजनीति शास्त्र में शामिल होते हैं क्या, निरंतर विकास। तो इसमें क्या होता है, निरंतर विकास भी होता है, इसीलिए इसको हम राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात क्या होती है जो कि इनको राजनीति विज्ञान कहने के लिए हमको बाध्य करती है, मतलब एक प्रकार से उसके मानने पर जो है एक प्रकार से फोकस करती है। तो राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। अब ऐसा प्रयोग नहीं कि हाँ जो कि प्रयोगशाला में एक चहर दीवारी के अंदर बैठ करके और विधिवत रूप से उसको एक परख नली लेकर के उसमें हमने मिला करके पूरा परख नली में एक प्रकार से प्रयोगशाला में जाकर के परीक्षण किया इसका, ऐसा कुछ परीक्षण इसमें नहीं होता है। लेकिन हाँ इसमें भी परीक्षण होता है, मतलब इसमें भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सिद्धांत या फिर कोई नियम लागू करना है, कोई कानून बनाना है, तो उस कानून से पहले जो है कुछ जनता से राय मशवरा लिया जाता है या फिर कुछ जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं कि जनता इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। इसको लेकर के कई सारे जो है एक प्रकार से चीज़ों पर बहस होती है। उसमें जैसे संसद में बात की जाए तो आप देखते हैं कोई नियम बनने से पहले जो जनता के द्वारा भेजे गए जो सांसद विधायक होते हैं या प्रतिनिधि होती है जनता के द्वारा भेजे गए, वो जो होते हैं वो सिद्धांतों पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं कि आखिरकार जो है यह जो सिद्धांत हम बना रहे हैं जनता के लिए अच्छा है या नहीं है, जनता इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। जैसे द्वैध शासन जो व्यवस्था है जो 1919 ईस्वी में भारत में आई, द्वैध शासन व्यवस्था जो कि भारत में 1919 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा लागू की गई भारत की जनता पर या फिर भारत के जो है शासन व्यवस्था पर, तो क्या वह एक प्रकार से नया प्रयोग नहीं था, वह भी प्रयोग था। तो कहीं ना कहीं पे समय समय पर राजनीति शास्त्र में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए राजनीति शास्त्र को हम राजनीति विज्ञान मान लेते हैं। ठीक, तो राजनीति शास्त्र क्या है, इन अर्थों में भी राजनीति विज्ञान है, राजनीति शास्त्र विज्ञान है। किन अर्थों में, क्योंकि इसमें प्रयोग किए जाते हैं नित्य नवीनता की दृष्टि से, इसमें नवीनता की दृष्टि से नवीन प्रयोग किए जाते रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर के भी हम बता सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपके समझ में वीडियो लेक्चर आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी के समझ में आ रहा है?
सभी के समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति 10 लोगों से लाइक और शेयर करवाएगा, और सभी लोग जो है लगातार सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आता रहेगा तो इसी प्रकार से आपकी क्लासेस लगातार बनी रहेंगी। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, और रोज़ रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें। सेशन शुरू होने से पहले आप आ करके लाइक करके चले जाया करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, और जब लाइक थोड़ा सा बढ़ जाता है तो थोड़ा खुशी मुझको भी मिलती है। और आप सभी लोग जो है लगातार इस वीडियो को, इससे ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैं छोड़ दूंगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो यूट्यूब पर ही वीडियो सारी की सारी पड़ी रहेगी। प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में। ये लेक्चर्स जो होते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनके लिए जो है पेड चीज़ें होती हैं, पेड जो है कोर्सेज़ भी होते हैं, बट मैं कोई चार्जेस नहीं लगा रखा हूँ, बिल्कुल फ्री में आप इसको पढ़िए। बिल्कुल कोई मुझे पैसे की आवश्यकता उतनी नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत होती है, जो कि आप यूट्यूब के माध्यम से हमको दे सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से जो है एक प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से हमको जो है वो कर सकते हैं। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं वो चीज़ें, जो आप करें या ना करें उससे वो आपकी मैटर है, बट आप लोग वीडियो अच्छे तरीके से देखते रहें, ठीक। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग वीडियो देखें, और वीडियो को देखने के बाद में जो भी बातें वीडियो के अंतर्गत बताई जाती हैं वो आप फैक्चुअल मतलब कि सत्य होती हैं अधिकतर मात्रा में, और कुछ मात्रा में अगर हो सकता है त्रुटि रह जाती है, क्योंकि टू ईयर इज ह्यूमन, मनुष्य से ही गलतियां होती हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। बट ध्यान यही रहता है मेरा कि कोई गलती जो है वीडियो में ना हो सकता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं बोल दूं और बोर्ड पर ना लिखी रही हूं, तो उसके लिए माफ़ी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कुछ चीज़ें लिखी हों, और हो सकता है मेरी दृष्टि जो है वहाँ तक ना पहुँच पाए, मैं उसको दूसरा उच्चारण कर दूँ, तो वो भी एक प्रकार से ये सब गलतियाँ होती हैं, जो है अधिकतर हो जाती रहती कभी कभी पर। हालांकि इस वीडियो में कोई नहीं आप सोचे कि सर जी किस गलती की बात कर रहे हैं, कभी कभी हो जाती हैं। इसके लिए कभी कभी क्या होता था, पहले जब शुरुआती दौर था तब उसमें क्या होता था, कभी कभी ऐसा हो जाया करता था, तो हालांकि वो अलग की बातें हैं। मैं टॉपिक पर आता हूँ मेन। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर लाइक करेंगे, और वीडियो को ऑनलाइन मोड पर ही देखें, मतलब डाटा ऑन करके ऑनलाइन देखें, जो ऐड वगैरह आते हैं उनको देखें, और उन्हीं से थोड़ा बहुत इनकम होती है। तो अगर आप लोग ऐड वगैरह देखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत इनकम हो जाती है, तो वही कहने का तात्पर्य था। आगे समझते हैं। तो राजनीति शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं, ओके, यह बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका मुद्दा क्या है, राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। क्या, राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणियाँ भी की जाती हैं। यह कहना कि राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी नहीं होती है, तो वैसी भविष्यवाणी नहीं होती है जैसे कि रासायनिक शास्त्रों में, वैसी भविष्यवाणी नहीं होती है जैसे कि भौतिक शास्त्र में होती है। भौतिक शास्त्र में होती है कि हाँ पृथ्वी पर ये एस्टेरॉइड इतने बज करके इतने मिनट में गिरी, लेकिन मान लेते हैं जैसे मौसम विज्ञान में होता है। मौसम विज्ञान में क्या होता है, मौसम विज्ञान में होता है कि हाँ मानसून जो होगा वह 3 जून को आएगा, मान लेते हैं मानसून जो होगा वह 3 जून को आएगा, ये बातें बताई गई। तो मानसून की ये संभावना पर, चूंकि मानसून का आना किस पर आधारित है, संभावना पर आधारित है। किस पर आधारित है, संभावना पर आधारित है। तो इसीलिए जो है जो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें भी संभावना पर, संभावना को ध्यान में रखते हुए भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं कि हाँ इस समय पर ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, या इस समय पर ऐसी नीतियाँ सरकार को लागू करनी होंगी। तो इस प्रकार के सिद्धांत में कुछ विद्वान या फिर कुछ राजनीतिक जो है विचारकों के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि ऐसा कह देना कि राजनीतिक शास्त्र में, ऐसा कह देना कि राजनीतिक शास्त्र में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि हाँ आगे चल कर के क्या होगा राजनीतिक पहलुओं में या राजनीतिक पक्ष में। मनुष्य से जुड़े हुए जो राजनीतिक क्रियाएं होती हैं वही राजनीतिक शास्त्र कहलाती है। हमने आपको बताया था उन्हीं का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र करता है। तो पहले आपको हमने पूरी की पूरी लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत ही कर दिया था, बट यहाँ पर आप ये समझिए कि जो भौतिक शास्त्र होता है उसमें सीधे बता दिया जाता है कि हाँ ये सिद्धांत है, या गणित शास्त्र में है कि हाँ 2 और 2 4 जो होगा ये हमेशा के लिए होगा, 2 और 2 4 होगा। या फिर आप बता सकते हैं आगे चल करके भौतिक शास्त्र में कि हाँ आगे चल करके क्या होगा, एक एस्टेरॉइड या मतलब एक जो है उल्का पिंड पृथ्वी पर इतने बज करके इतने मिनट पर गिरेगा। लेकिन मौसम विज्ञान में वही जो हो सोच सकता है 3 जून को मौसम आना था, वो 4 जून को या फिर 10 जून को आए जो है मानसून। तो कहीं पे ये संभावना पर आधारित होता है। मानसून का आना जैसे हो गया, मानसून का आना जो होता है क्या होता है, मानसून का आना जो होता है या किस पर आधारित होता है मेरे भाई, ये जो होता है मानसून का आना ये संभावना पर आधारित होता है। और चूंकि संभावना पर मानसून विज्ञान मतलब मानसून का आना जो है
तय होता है। तो चूँकि मौसम विज्ञान जो है, मौसम विज्ञान एक क्या है, विषय है। और ये मौसम विज्ञान क्या है, एक प्रकार से जिस प्रकार से मौसम विज्ञान एक विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से क्या है, राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है, भी एक विद्वान का कथन भी है, इसको हम समझ लेंगे। तो जिस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं उसी प्रकार से सेम ये भी चीज़ें होती हैं। तो इसको यहाँ पर आप देखें कि यह कह देना कि राजनीति शास्त्र में प्रयोग नहीं किए जाते, प्रयोग इसमें भी होते हैं। और साथ ही साथ राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी भी की जाती है। और भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी किस पर होती है, संभावना पर आधारित होती है, निश्चित नहीं होती है, पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं होती है। तो कुछ मात्रा में मतलब 50 से 60% लगभग सत्य होती है, बट उतनी ज़्यादा सत्य नहीं होती है, मतलब कि एकदम 100% की शुद्धता इसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन हाँ, 60% से ऊपर की शुद्धता इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है राजनीति शास्त्र को हम विज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। आगे है आपकी राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षण विधि। अब उसमें हमने पहले में समझा था कि राजनीति शास्त्र विज्ञान इसलिए नहीं था, क्योंकि हमने उसमें बताया होगा कि इसमें भविष्यवाणियों की कमी होती है, भविष्यवाणियों का अभाव होता है। तो समझिए, अभाव माने कमी, मतलब कमी होती है, भविष्यवाणियों में त्रुटि होती है, उसमें मतलब उसमें कमियाँ होती है भविष्यवाणियों में, तो उसको ध्यान रखेंगे। अगली बात है, राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। पर्यवेक्षण विधि के द्वारा इसमें अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, तो पर्यवेक्षण विधि क्या होती है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि पर्यवेक्षण विधि आपकी क्या होती है। ओके, तो पर्यवेक्षण जो है विधि का सीधा सा मतलब क्या होता है, पर्यवेक्षण विधि का सीधा सा मतलब होता है यह विधि या ऐसी विधि जिस विधि में क्या होता है, मतलब कि ऐसी विधि जिसमें प्रयोगशाला का तो ना प्रयोग किया जाए, लेकिन प्रयोगशाला का प्रयोग ना करते हुए उसके कार्य के या फिर जो चीज़ें की गई हैं उसकी विधिवत रूप से उसके मतलब कारण, उसके परिणाम या फिर उसको अच्छे तरीके से जान लेना, तो वो चीज़ें इसमें होती हैं कि किसी भी मुद्दे को अच्छे तरीके से हम जो है पर्यवेक्षण करें। पर्यवेक्षण मतलब क्या होता है, उसके जो है पूरे के पूरे मुद्दे को हम क्या करें, पर्यवेक्ष कर ले, मतलब उसको हम अच्छे तरीके से पर्यवेक्षण करें उसका। तो पर्यवेक्षण विधि वही होती है कि उसके कार्य को जाने कि कार्य क्या उसने किया, या फिर उसका कार्य क्या, जो सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस का है, या फिर कोई सिद्धांत मान लेते बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, तो उस नियम का कार्य क्या होगा, वो समाज पर क्या प्रभाव डालेगा, उसकी क्या क्या जो है अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, उसका समाज पर क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी को जान लेना, उसकी क्या आवश्यकता थी समाज के लिए, तो मतलब रिक्वायरमेंट की थी, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान से अच्छे तरीके से उसका अवलोकन कर लेना ही पर्यवेक्षण विधि का कार्य होता है। जैसे प्रयोगशाला में आप जो करते हैं वो एक प्रकार से प्रयोगशाला की अलग विधि होती है, लेकिन प्रयोगशाला से थोड़ी नीचे एक विधि होती है जो कि पर्यवेक्षण विधि कहलाती है। मतलब प्रयोगशाला में उसकी जो है जांच परख ना करना, लेकिन जैसे एक होता है कि हाँ, पुस्तकालय में पुस्तक रखी है उसको जाकर के आप पढ़ लो, और एक ऐसी पुस्तक पढ़ना होता है कि आपके पास घर में पुस्तक रखी है, उसको आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो घर पर अगर आप बैठ करके पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये पर्यवेक्षण विधि हो गई। ठीक, समझिए ऐसे तरीके से। तो घर पर बैठ करके पुस्तक कैसे कौन पढ़ता है, तो एक प्रकार मान लेते हैं कि ये ऐसे लोग पढ़ते हैं जो कि एक प्रकार से जो कि पूर्ण रूप से अपनी तैयारी अच्छे तरीके से, मतलब वो नहीं कि नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जैसे समझिए अपूर्ण विज्ञान है। और जो व्यक्ति लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं वह पूर्ण है। मतलब इस विज्ञान की दृष्टि से मैं समझा रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल ये फैक्ट बातें नहीं हैं। तो राजनीति विज्ञान जो होता है वह एक प्रकार से एक चहर दीवारी के अंदर ना बैठ करके, एक चहर दीवारी के अंदर प्रयोग ना कर करके कैसी विधि का प्रयोग करता है, कैसी मतलब अलग अलग स्थानों पर जाकर के प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो आप ऐसे समझिए, इस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है, एक पुस्तकालय में जाकर के एक व्यक्ति पढ़ता है और एक व्यक्ति क्या करता है, बाहर जाकर के पढ़ लेता है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें होती है। तो इसी प्रकार से पर्यवेक्षण विधि जो होती है वह जो प्रयोगशाला विधि होती है उससे थोड़ा सा क्या होती है, कमी होती है, मतलब थोड़ा सा नीचे होती है उससे, बस यही बात है। तो इसमें पर्यवेक्षण विधि का अध्ययन होता है, और जिस भी विषय में पर्यवेक्षण विधि का सहारा लेकर के अध्ययन किया जाता है वह विषय निश्चित रूप से क्या होता है, विज्ञान की श्रेणी में आता है। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। तो ये 6 पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। और कुछ पॉइंट हमारे सामने और भी विद्वानों ने दिए हैं, उन पॉइंट को आपके सामने रख देता हूँ। वो पॉइंट कौन कौन से उसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसमें बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट है कि जिस अर्थ में नीति शास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि जिस अर्थ में नीति शास्त्र एक विज्ञान है उसी अर्थ में राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। किसने कहा, फ्रेडरिक पोलक ने कहा। ऑप्शन में जो है मिलेगा एक यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस जो है पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। आप लिखेंगे कि जिस अर्थ में नीति शास्त्र एक विज्ञान है उसी अर्थ में राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। यह बात किसने कही, फ्रेडरिक पोलक ने कही। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम से प्रश्न यहाँ से पूछे आते रहे हैं। नेक्स्ट है चीज़ें क्या कि राजनीति शास्त्र कुछ भी क्या बातें दी गई हैं कि राजनीति शास्त्र कुछ उसी अर्थ में विज्ञान है
जिस अर्थ में मौसम विज्ञान एक विज्ञान है, किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। जिस प्रकार से मौसम विज्ञान क्या है? एक विज्ञान है, उसी अर्थ में या उसी तरीके से राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। और किसने कहा था? फ्रेडरिक पोलक ने कहा कि जिस अर्थ में राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, उसी अर्थ में राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। नीति शास्त्र और मौसम विज्ञान ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली में क्या है? अपूर्ण विज्ञान है। अपूर्ण विज्ञान मतलब पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या है? राजनीति शास्त्र ही ऐसा विज्ञान है जिसमें सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। राजनीति शास्त्र ही ऐसा विज्ञान है जिसमें सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। यह बात किसने कही है? यह बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने की। किसने कही है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र ही ऐसा विज्ञान है जिससे सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। यह बातें भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3 पॉइंट हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यह समझा दूँ कि आखिरकार ये चीज़ें क्या है। देखिए, सबसे पहले बात, विज्ञान जो होता है, विज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पूर्ण विज्ञान। क्या होता है? अब निष्कर्ष आप लिखिए। एक तो होता है पूर्ण विज्ञान, एक क्या होता है? पूर्ण विज्ञान। और दूसरा होता है क्या? अपूर्ण विज्ञान। क्या होता है? अपूर्ण विज्ञान। अपूर्ण विज्ञान। तो बात की जाए राजनीति शास्त्र की क्या है, तो राजनीति शास्त्र जो है वह क्या है? अपूर्ण विज्ञान है। राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र के साथ ही साथ राजनीति शास्त्र क्या है? एक प्रकार से अपूर्ण विज्ञान है। ठीक, इसी प्रकार से अन्य जो है समाज शास्त्र वगैरह होगा, ये भी अपूर्ण विज्ञान है। ठीक, लेकिन अपूर्ण विज्ञानों में और जैसे कि ये मौसम विज्ञान भी अपूर्ण विज्ञान है, नीति शास्त्र भी एक प्रकार से क्या है? आपका अपूर्ण विज्ञान ही है। ठीक, तो ये सब क्या है? अपूर्ण विज्ञान है। तो आप लिखेंगे कि उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति शास्त्र क्या है? एक अपूर्ण विज्ञान है। एक पूर्ण विज्ञान ना होकर के आप ऐसे लिखेंगे कि राजनीति शास्त्र एक पूर्ण विज्ञान ना होकर के एक अपूर्ण विज्ञान है। जिस प्रकार से एक नीति शास्त्र, जिस प्रकार से समाज शास्त्र, जिस प्रकार से मौसम शास्त्र या फिर मौसम विज्ञान एक अपूर्ण विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र भी क्या है? एक अपूर्ण विज्ञान है। इसमें पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग करके हम तथ्यों का सहारा लेते हैं, मतलब एक प्रकार से सिद्धांतों को जो है परीक्षण मतलब कि उसका पर्यवेक्षण करते सिद्धांतों का। तो ऐसे इस प्रकार से क्या आप बता सकते हैं कि यह ना तो विज्ञान है और ना ही एक प्रकार से ये जो है मानवीय सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये अपूर्ण विज्ञान है जो कि मानव जीवन के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। ठीक, आप ये समझ लीजिए। तो इतना मुद्दा क्या होगा कि राजनीति शास्त्र आप समझिए क्या होगा। राजनीति शास्त्र क्या है? एक अपूर्ण विज्ञान है। विज्ञान 2 प्रकार के, और पूर्ण विज्ञान में एक तो रसायन शास्त्र हो गया आपका, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित जो हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है मेरे भाई? तो ये सब आपके राजनीति विज्ञान मतलब कि एक प्रकार से पूर्ण विज्ञान है। और अपूर्ण विज्ञान में हमने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें होती है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, इतनी बातें आपकी समझ में आई। तो आज के वीडियो के अंतर्गत आपका तीसरा लेक्चर भी समाप्त हुआ। तो अब हम आगे चल करके किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो कुछ भी मतलब कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए कुछ अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वह अध्ययन पद्धतियों को लेकर के होगी कि आखिरकार किन किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया आता है। तो जब अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग हम देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो वो चौथा चैप्टर आपका होगा। ठीक, तो चौथे चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। कल रात 9 बजे उसकी क्लास आपकी होगी। तो कल रात 9 बजे आप सभी धुरंधर आ जाइएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएगी। और जो है एक प्रकार से आप सभी लोग जो है इसका नोट डाउन भी करते रहिए। ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं इसको एक नोट्स अपना बनाते हुए चलिए। और परीक्षा के अंतिम समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर का पेपर 1 और सेमेस्टर जो नई परीक्षा नीति है उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी जो फोकस है वो नई परीक्षा नीति को साथ में लेकर के है कि चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों तरीके की परीक्षाएं होगी। तो यह लेक्चर से बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करने का तो बनता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जितने लोग मेरे प्यारे दोस्तों जो है वीडियो के लेक्चर में बातें वगैरह करते हैं उन पर जो है एक प्रकार से उनके लिए कुछ कहना नहीं, वो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, सारी बातें आपकी समझ में आई। राजनीति शास्त्र विज्ञान क्यों है? पहला मुद्दा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान की परिभाषा में खरा उतरता है। दूसरा मुद्दा राजनीति सिद्धांत मतलब राजनीतिक सिद्धांतों में स्थिरता एवं एक रूपता पाई जाती है। तीसरा मुद्दा राजनीति शास्त्र निरंतर विकास पर आधारित होता है। चौथा मुद्दा राजनीति शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा मुद्दा राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणियाँ की जा सकती है। छठवां मुद्दा राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षण विधि के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। ये 6 मुद्दे हैं जो कि
राजनीति विज्ञान को या राजनीति शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देते हैं। राजनीति शास्त्र वास्तविक रूप से क्या है? अपूर्ण विज्ञान है। जिस प्रकार से मौसम शास्त्र, जिस प्रकार से नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल इस प्रकार से, जिस प्रकार से वह एक प्रकार से विज्ञान की श्रेणी में, वैसे भूगोल जो है वह जो है मानवीय पक्ष को भी, मतलब वह भी एक प्रकार से अपूर्ण विज्ञान पूरा का पूरा बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वह वैज्ञानिकता पर आधारित है ज़्यादा इससे। ठीक, तो आगे देखते हैं इसको कौन मानते हैं सही सारे मुद्दे, अर्थात कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कि इसको जो है विज्ञान मान लेते हैं। तो उसमें इसका नाम है अरस्तु, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, सिजबिक, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक और बर्गेस बिलोबी, ये सब आते हैं। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शो, लॉर्ड ब्राइस, फ्रेडरिक पोलक, ये सब आते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, सारे मुद्दे क्लियर हुए होंगे, कोई मुद्दा आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम्स में, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और इससे पहले कि आपने अगर दोनों चैप्टर नहीं देखे तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। दोनों चैप्टर अगर आपको नहीं देखा आपने इसका राजनीति शास्त्र की परिभाषा वगैरह को लेकर के, तो उसको लेकर के आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लेक्चर्स हैं, ओके, ध्यान रखेंगे। और दूसरे चैनल मेरे एक एमए क्रिकेट चैनल है और दूसरा शुक्ला IAS अकेडमी, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, आपसे निवेदन है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, इतनी चाहिए सारी चीज़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा वीडियो का, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो को एक बार से जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद में दोबारा देख लीजिएगा, तो सारा डाउट और आपका क्लियर हो जाएगा जो अभी आपने लाइव में नहीं जो है अटेंड कर पाए हैं। तो वीडियो के अंतर्गत आप सभी लोग पूरा का पूरा फुल कंसंट्रेट किस पर करेंगे? लेक्चर पर करेंगे। कमेंटबाजी बिल्कुल ना करें। कमेंटबाजी जो होती है उसके चक्कर में कोई भी प्रश्न आपका रहेगा नहीं, ये सोचिए, मतलब प्रश्न आपका जब रहेगा नहीं, बचेगा नहीं, तो क्या कमेंट सेक्शन में देखना और क्या चीज़ें करना। तो आप सभी लोग फोकस क्या करें? पढ़ाई पर, क्योंकि ऐसी पढ़ाई आप पूरी यूट्यूब पर नहीं पाएंगे जो कि BS संबंध में दे रहा हूँ। इस लेक्चर के माध्यम से आप TGT PGT हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा, जैसे कि आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और बात की जाए जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से आप जो है MA कर रहे हो, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है लेक्चर, तो ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको बताई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे प्यारे, सभी को गुड नाइट, सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते, ओके। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।